सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पुस्तक जिसका नाम कृतिका है, उसका रीढ़ की हड्डी नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पूर्व कक्षा में भी मैंने रीढ़ की हड्डी पाठ का एक अंश पढ़ाया था। अब मैं उसको आगे पुनः प्रारंभ कर रही हूँ। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। अब मैं पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ। मैंने पहले आपको बताया था पूर्व कक्षा में कि उमा नाम की लड़की है जो पढ़ी लिखी है। उसके माता पिता की ये विवशता है कि उनको लड़का नहीं मिल रहा अपनी बेटी की शादी के लिए, और जो लड़के वाले मिले हैं वो चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी न हो। तो ये उनके माता पिता की विवशता है कि वो अपने शिक्षित लड़की को अशिक्षित बता करके उसका रिश्ता तय करने जा रहे हैं, और उनके घर लड़के वाले उमा को देखने आ रहे हैं। अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ। हाँ, राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। मतलब लड़की के पिता उमा बोल रहे हैं अपनी पत्नी से कि ये उमा से कह देना कि जरा ठीक से आएगी। ये लोग जरा दूसरे तरह के हैं, इनका ख्याल बहुत दकियानूसी है, बहुत खुद पढ़े लिखे हैं और वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मतलब शिक्षित हैं, ऐसा भी नहीं कि अशिक्षित हैं, लेकिन ये लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। वो अपने लड़के का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से ज्यादा करना चाहते हैं। प्रेमा और लड़का। अब उमा की माँ पूछती और लड़का? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। मतलब लड़का अपने पिता से भी और आगे है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, मतलब राम स्वरूप भी झुंझलाए हुए से, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है कि उनकी बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि क्या कहता, क्या शादी का सवाल दूसरा, तालीम का दूसरा। कहें जो लड़का है वो अपने पिता से भी आगे है और लखनऊ बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। क्या करूं, मजबूरी है, नहीं तो इन लड़कों को तो मैं बहुत खरी खरी सुनाता। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रतन जो इनका नौकर है उसने कहा बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे भी आ गए। मतलब रामस्वरूप ने अपनी पत्नी से कहा कि वो आ गए। नौकर पर नजर पड़ती, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। मतलब अब लड़के वाले आ गए। अब इनके घर में थोड़ी हड़बड़ी होने लगी कि नौकर ने मक्खन नहीं लाया। अब नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं और प्रेमा से कहते हैं कि अपनी बेटी को समझा देना कि जब उन लोग आए तो थोड़ा सा गा देगी, क्योंकि उन्होंने हारमोनियम रखवाया हुआ है। प्रेमा, या बाजा वह नीचे ही रख गया, क्योंकि उसकी धोती जो है बाजे से अटक जाती है। कम वक्त वो नौकर को बोलती है। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं कि वाड़ों पर दस्तक, जैसे वो बाजा उठा करके रखते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक, मतलब कोई दरवाजा खटखटाता है। राम स्वरूप, हैं आइए आइए, हैं, मतलब ये बनावटी हंसी हंसते हुए राम स्वरूप उनको बुलाते हैं अंदर। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब बाबू गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर आता है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, मतलब बहुत चालाक लग रहे हैं। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। मतलब आंखों से उनके चतुराई झलक रही है, बहुत चालाक लग रहे हैं, और आवाज से मालूम होता है कि बहुत फितरती, बहुत चालबाज हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरना मतलब बिना बात के हंसना। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी।
झुकी कमर इनकी खासियत है। मतलब लड़के की आवाज़ पतली है, कुछ झुंझलाया हुआ खिसियाहट से, और उसकी कमर जो है झुकी हुई है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंच गिर पड़ता है। रामस्वरूप यह बेंच लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। अब एक औपचारिकता निभाते हुए रामस्वरूप बात प्रारंभ करते हैं कि मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ तो दी। बच्चों, ये बार बार जो हाँ 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 शब्द आ रहा है, ये एक तरह से जबरदस्ती का हंसना। ये हंसी उनको नहीं आ रही है, लेकिन मजबूरी है। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ है। अब गोपाल प्रसाद जो है लड़के के पिता है। अभी तक रामस्वरूप उनसे बातें कर रहे थे, अब वो शंकर की ओर मुखातिब होते हुए, मतलब शंकर की से बातें करते हैं कि आपने कितने दिनों की छुट्टियां। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। अब रामस्वरूप को आश्चर्य हुआ कि अभी साल की बात हो रही थी, अब साल 2 साल कैसे हो गया। शंकर, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अब गोपाल प्रसाद अपने बेटे की कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि अरे 1 साल ये बीमार हो गया था, और इन लोगों बहानेबाजी है ये बच्चों कि 1 साल बीमार हो गया था, और इन लोगों को तो इसी उम्र में सारी बीमारी होती है। एक हम लोग का जमाना था कि आके दर्जनों कचौड़ी खा जाते थे, लेकिन फिर भी जब खाना खाने बैठते थे तो वैसी की वैसी भूख रहती थी, मतलब और अधिक खाते थे। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी, 1 पैसे में 2 कचौड़ियाँ मिलती थी उस समय। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। हाँ, मतलब ये अपने जमाने की बात कर रहे हैं कि उस जमाने में हम लोग इतना कर लेते थे, खेलते कूदते थे। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, और हाँ हाँ फिर जबरदस्ती हाँ 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 करते रहते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई, 12 घंटे। और अपनी बड़ाई करते हुए क्या कहते हैं, और जब पढ़ने बैठते तो एक बार बैठते थे तो 12 घंटे तक पढ़ते थे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। और बता रहे हैं कि जो मैट्रिक पास उस समय का था, वो भी एकदम फ्लुएंट इंग्लिश लिखता था, फर्राटेदार, जो आजकल के एमए के बच्चे भी नहीं लिख सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब उस जमाने की बात करते हैं तो फिर अपने को रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर उसी धुन में लग जाते हैं, पुरानी बातें करने लगते हैं। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हैं, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अब वो अपनी बात करने के ढंग को बदल रहे हैं। अच्छा, तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद ने क्या कहा, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब ये बिजनेस क्या है बच्चों, आप लोग बताइए, ये बिजनेस क्या होता है। यही है दहेज। बिजनेस की बात। रामस्वरूप चौंक जाते, बिजनेस
बीज समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। रामस्वरूप कहते कि अरे जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का? हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। अब रामस्वरूप अंदर जाते हैं, उनको कहते हैं कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ आए हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, रामस्वरूप अंदर चले गए हैं। अब गोपाल प्रसाद अपने बेटे से बात कर रहे हैं धीरे धीरे। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर, क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अब गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं कि जरा ठीक ठाक बैठो, तुम शादी के लिए आए हो, रिश्ता तय करने आए हो। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? अब रामस्वरूप गए और चाय लेकर के आए और उनको चाय दे रहे हैं। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में काफ़ी पानी होता है, और फिर चीनी भी नाम की डाली जाए तो क्या जायका रहेगा? मतलब अगर चीनी कम रहेगी तो कोई टेस्ट नहीं रहेगा। रामस्वरूप हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं। रामस्वरूप फिर वही बनावटी हंसी, हाँ हाँ, बात बात में हाँ हाँ करते हुए कहते कि आपकी बातें हमको सही लग रही हैं। इस प्रकार से वो उनको चाय देते हैं। इतना बच्चों मैंने आपको बताया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में बच्चों मैंने आपको 4 प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न मैंने दिया है, रामस्वरूप को किस बात पर गुस्सा आता है? दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप की बेटी को देखने कौन कौन आया था? तीसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद एमए से बेहतर किसे मानते हैं? ये 4 प्रश्न हैं। मैंने आपको अभी पाठ पढ़ के समझाया है, आपको इसके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।